अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। हमारे आज के बायोलॉजी का लेसन है सेल ऑर्गेनेलीज, जो कि फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान की 9th क्लास की बुक के चैप्टर 4 का टॉपिक है, जबकि सिंध के 9th क्लास की बुक के चैप्टर 2 का टॉपिक है। और आज के लेसन में हम सेल ऑर्गेनेलीज जैसे कि राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटिस और वैक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स और इनके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। तो प्लास्टिड्स क्या हैं? प्लास्टिड्स ऑर्गेनेलीज हैं। तो ये किस तरह की ऑर्गेनेलीज हैं? प्लास्टिड्स डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, यानी इन ऑर्गेनेलीज में मेम्ब्रेन्स की 2 लेयर्स पाई जाती हैं। ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? ऑर्गेनेलीज छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं और वो सेल के लिए मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो प्लास्टिड्स किन किन ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं? प्लास्टिड्स पाए जाते हैं प्लांट्स और एल्गी में। अगर हम प्लास्टिड्स के मेन फंक्शंस की बात करें तो प्लास्टिड्स का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो क्या है? वो है फूड की मैन्युफैक्चरिंग करना और फूड को स्टोर करना। तो फूड की जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, यानी फूड की जो सिंथेसिस का प्रोसेस है, उसको क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब हम प्लास्टिड्स की कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप्स की बात कर लेते हैं। प्लास्टिड्स की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप्स की अगर हम बात करें तो प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट शामिल है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट शामिल हैं। तो हम 1 बाय 1 करके इन तीनों टाइप्स की जो प्लास्टिड्स होती हैं इनके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लास्टिड्स की वो टाइप है जो कि प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल्स में कहाँ पे पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं मीजोफिल सेल्स ऑफ प्लांट्स में। तो मीजोफिल सेल्स क्या होते हैं या मीजोफिल ऑफ प्लांट सेल्स क्या होते हैं, इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम देख लेते हैं। तो इस डायग्राम में हमें एक प्लांट का लीफ नजर आ रहा है, यानी ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट नजर आ रहा है। लीफ ज्यादातर क्या होते हैं? लीफ ग्रीन होते हैं और प्लांट्स का ग्रीन कलर जो होता है ज्यादातर कहाँ पे पाया जाता है? लीफ में। तो अगर हम लीफ के एक छोटे से पोर्शन को, एक छोटे से पार्ट को काट के माइक्रोस्कोप के नीचे रखें तो माइक्रोस्कोप के नीचे हमें इस तरह मुख्तलिफ पार्ट्स नजर आएंगे लीफ के। अपर एपिडर्मिस होगी, लोअर एपिडर्मिस और स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इसके अलावा ये अगर ये वाला एरिया हम देखें तो इस एरिया को क्या कहते हैं? मीजोफिल। तो अगर हम ये मीजोफिल सेल्स होते हैं, तो अगर हम मीजोफिल सेल एक सेल लें और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें ये इस तरह का ग्रीन कलर का एक सेल नजर आएगा। तो इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? इसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट हमें यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर के छोटे छोटे ओवल शेप्ड नजर आ रहे हैं, तो ये क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट हैं। तो अगर काफ़ी ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं प्लांट सेल्स के अंदर, तो अगर हम एक क्लोरोप्लास्ट को देखें तो हमें क्लोरोप्लास्ट इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की वजह से हमें प्लांट्स का जो कलर है वो किस तरह का नजर आता है? ग्रीन कलर का नजर आता है। और
और क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से ही प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो इसका मतलब है कि प्लांट्स के अंदर जो फूड प्रिपेयर होता है वो किस वाले पार्ट में होता है, वो क्लोरोप्लास्ट के पार्ट में होता है। और क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड की एक टाइप है। अब हम बात करते हैं एक और टाइप ऑफ प्लास्टिड्स की जिसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट्स। तो क्रोमोप्लास्ट्स प्लेस फॉर द पिगमेंट्स है, यानी मुख्तलिफ किस्म के जो पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट क्या चीज होती है? जो किसी चीज को रंग देती है। तो प्लेस फॉर पिगमेंट्स हैं। तो इन पिगमेंट्स को कौन सिंथेसाइज करता है? प्लांट्स सिंथेसाइज भी करते हैं और स्टोर भी करते हैं। यानी प्लांट्स के जो पिगमेंट्स होते हैं उनको स्टोर करने वाले जो ऑर्गेनेली होती है वो कौन सी है? वो है क्रोमोप्लास्ट। तो इसका मतलब है कि क्रोमोप्लास्ट प्लांट्स के कौन कौन से रीजन्स में मौजूद होंगी? ये जो ऑर्गेनेलीज हैं ये कलर्ड पार्ट्स में, जैसे कि फ्रूट्स वगैरह में क्रोमोप्लास्ट मौजूद होंगे और फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में क्योंकि मुख्तलिफ रंगों के फूल लगते हैं तो उनमें क्रोमोप्लास्ट मौजूद होते हैं, और फ्रूट्स वगैरह में। अब हम बात करते हैं एक और टाइप ऑफ प्लास्टिड्स की जिसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट्स। तो ल्यूकोप्लास्ट्स क्या हैं? ल्यूकोप्लास्ट्स भी प्लास्टिड्स की एक टाइप हैं जो कि नॉन पिगमेंटेड ऑर्गेनेलीज हैं, यानी जो कलरलेस हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा था कि प्लास्टिड्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। इनमें जो ल्यूकोप्लास्ट है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या हैं? कलरलेस ऑर्गेनेलीज हैं। तो ये कलरलेस है, इसका मतलब है कि इनमें कोई पिगमेंट मौजूद नहीं होता। इसलिए ये प्लांट्स के कौन से हिस्से में मौजूद होते हैं? नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स में, जैसे कि रूट्स वगैरह में। और अगर हम ल्यूकोप्लास्ट के फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन होता है स्टोरेज का। तो किस चीज को स्टोर करता है? स्टार्च को, लिपिड्स को और प्रोटीन्स को। तो स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट की टाइप्स। लिपिड्स में फैट्स वगैरह के, ऑयल्स के मॉलिक्यूल्स शामिल हैं, और इसी तरह प्रोटीन्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी स्टोर होते हैं ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। अब हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड की वो टाइप है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि क्लोरोप्लास्ट क्या है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से जो प्लांट्स का कलर हमें ग्रीन नजर आता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। और क्लोरोफिल कहाँ पे मौजूद होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट इस तरह का ओवल सा स्ट्रक्चर होता है। अब हम क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मुख्तलिफ चीजें होती हैं, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, उनको थोड़ा डिटेल में इस एक और डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। तो हर मीजोफिल सेल में तकरीबन 30 से 40 क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। अब हम क्लोरोप्लास्ट के मुख्तलिफ पार्ट्स को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड प्लास्टिड है। और प्लास्टिड क्या है? ऑर्गेनेलीज। तो एक को हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन जो सबसे बाहर मौजूद होती है, और एक को हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन जो कि आउटर मेम्ब्रेन से अंदर मौजूद होती है। और इन दोनों के दरमियान ये जो स्पेस है इसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब हम बात करते हैं एक और स्ट्रक्चर की जिसको कहते हैं थाइलाकॉइड्स। तो थाइलाकॉइड्स क्या होते हैं? ये फ्लैटेंड सैक्स होते हैं, यानी ये बोरियों की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस तरह के सैक्स होते हैं जो ऊपर नीचे मौजूद होते हैं, यानी जो एक क्या बनाते हैं? स्टैक्स बनाते हैं, ढेरी सी बनाते हैं। तो थाइलाकॉइड्स के जब स्टैक्स इकट्ठे होते हैं तो उसके लिए एक और लफ्ज या एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं ग्रेना। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये अगर जो एक सैक है ये थाइलाकॉइड का है, तो जब ज्यादा सारे थाइलाकॉइड्स ऊपर नीचे होके एक ढेर सा बना देते हैं तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ग्रेना। और काफी ज्यादा जब ग्रेना होते हैं यानी जब प्लूरल फॉर्म में होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ग्रेनम। तो अगर हम थाइलाकॉइड की बात करें तो थाइलाकॉइड का अगर एक सैक लें हम, तो एक सैक जो होता है इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, और यानी कि ये ग्रीन कलर की होती है। तो यही वो जो ग्रीन कलर होता है, अगर हम यहाँ डायग्राम में देखें तो इस जगह पे यानी इस मेम्ब्रेन में
फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में जो पिगमेंट पाया जाता है उसका नाम क्या है? उसको कहते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कौन सी जगह है? क्लोरोफिल है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पे हमें एक और स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये क्या है? ये फ्लूइड पार्ट है। फ्लूइड पार्ट जिसके अंदर ये थाइलाकॉइड्स मौजूद होते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? फ्लूइड पार्ट को स्ट्रोमा। तो आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि मौजूद होती हैं तमाम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, जिन्हें यूकैरियोट्स भी कहा जाता है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? जिनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनेलीज की कि ऑर्गेनेलीज क्या हैं, तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक डायग्राम की मदद लेते हैं। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमें एक सेल नजर आ रहा है और इस सेल के अंदर हमें मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे पार्ट्स नजर आ रहे हैं। ये पार्ट्स क्या हैं? ये ऑर्गेनेलीज कहलाती हैं। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है सेल के लिए मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करना। तो यहाँ पे जो हम ऑर्गेनेली को डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सी ऑर्गेनेली है? वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो हर ऑर्गेनेली के इर्द गिर्द जो है वो एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है जो उसकी हिफाजत करती है। तो ये मेम्ब्रेन सिंगल भी हो सकती है और डबल भी हो सकती है। तो अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डबल मेम्ब्रेन सिस्टम मौजूद होता है। डबल मेम्ब्रेन का क्या मतलब है? कि इसमें मेम्ब्रेन की दो लेयर्स मौजूद होती हैं, एक ये वाली लेयर जो आउटर लेयर है और एक ये वाली लेयर जो कि कौन सी लेयर है? इनर लेयर है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। इसको पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये खास किस्म के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिलीज होते हैं या बनते हैं जिनको कहा जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो ये मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? ये मॉलिक्यूल्स होते हैं एनर्जी मॉलिक्यूल्स। यानी हमारी बॉडी को एनर्जी की जो जरूरत होती है वो हमें कौन से मॉलिक्यूल्स वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मुहैया करते हैं? वो हमें प्रोवाइड करते हैं एटीपी के मॉलिक्यूल्स। और एटीपी कहाँ पे बनते हैं? किस ऑर्गेनेली के अंदर बनते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। अब हम एक डायग्राम की मदद से इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो अगर हम इस डायग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पे हमें माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहा है और इसके अंदर मुख्तलिफ जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो नजर आ रहे हैं। तो डबल मेम्ब्रेन को अगर हम देखें तो यहाँ पे ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये क्या है? ये इनर मेम्ब्रेन है। और जो सबसे बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन मौजूद होती है उसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होती है उसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें खास किस्म के स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं जिसको क्रिस्टी कहते हैं। तो क्रिस्टी क्या है? क्रिस्टी इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स को कहते हैं। यानी जो इनर मेम्ब्रेन है वो इस तरह से फोल्डिंग्स की शक्ल में मौजूद होती है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी प्लूरल है यानी ये जमा है। जब क्रिस्टा बोला जाता है तो इसका मतलब है कि हम एक की बात कर रहे हैं यानी सिंगुलर की बात कर रहे हैं। तो क्रिस्टी क्या है? क्रिस्टी इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स को कहते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए मौजूद होता है। तो डीएनए किसे कहते हैं? डीएनए कहते हैं जेनेटिक मटेरियल को यानी विरासती मादा को। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होता है यानी जो विरासती मादा होता है वो रेप्लिकेट भी होता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया अपने विरासती मादा को रेप्लिकेट भी करते हैं। रेप्लिकेट का मतलब होता है कॉपीज बनाना। तो ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के किस तरह इसमें मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। अब अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के इम्पॉर्टेंट फंक्शन की बात करें कि सेल्स के लिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो वो इम्पॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है? वो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सेलुलर रिस्पायरेशन का फंक्शन, जिसको एरोबिक रिस्पायरेशन भी कहा जाता है।
तो इसको एरोबिक रिस्पायरेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रोसेस ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, इसलिए इसको एरोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता है। अब इस प्रोसेस में होता क्या है? इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। कहाँ से रिलीज होती है? शुगर से, यानी फूड के मॉलिक्यूल से। शुगर क्या है? फूड है। तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है सेलुलर रिस्पायरेशन के प्रोसेस में। तो सेलुलर रिस्पायरेशन को यहाँ पे हम इस डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं कि कैसे सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है? शुगर या ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये क्या है? ये इसका फार्मूला है। तो सेल के अंदर जो फूड मौजूद होता है वो ज्यादातर किस शक्ल में होता है? ग्लूकोज की शक्ल में होता है। तो सेल के अंदर जो फूड मौजूद होगा ग्लूकोज की शक्ल में, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक डाउन होगा। और इस ब्रेक डाउन से, यानी इस तोड़ फोड़ से जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रही है, क्या चीज रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसके अलावा वाटर, और इसके अलावा एटीपी मॉलिक्यूल। एटीपी जिसे हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसको कहा जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी। तो ये मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन के प्रोसेस के दौरान। और सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अब इस एनर्जी की जरूरत हमारी बॉडी के हर पार्ट आज हम पढ़ेंगे गोल्जी अपरेटस एंड लाइसोसोम्स के बारे में। तो अगर हम बात करें गोल्जी अपरेटस और लाइसोसोम्स की, तो ये क्या हैं? ये सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? सेल में मौजूद जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के लिए मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ना सिर्फ सेल के लिए बल्कि बॉडी के लिए। तो इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? इन छोटे स्ट्रक्चर्स को कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। तो आज हम डिस्कस करेंगे गोल्जी अपरेटस और लाइसोसोम्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्जी अपरेटस की। तो गोल्जी अपरेटस को जिन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उनका नाम था कैमिलो गोल्जी। तो इसलिए इसका नाम गोल्जी बॉडीज या गोल्जी अपरेटस पड़ गया। तो गोल्जी अपरेटस के अलावा इसके लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी, या सिर्फ इसे गोल्जी भी कहा जाता है। और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि गोल्जी बॉडीज या गोल्जी कॉम्प्लेक्स हमें किस तरह के नजर आते हैं, तो ये इस तरह के सैक्स से होते हैं। और ये क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर ये सैक्स मौजूद होते हैं और ये क्या बनाते हैं? स्टैक, यानी एक ढेरी सी बनाते हैं। और ये सैक्स मेम्ब्रेनियस होती हैं, यानी इनके इर्द गिर्द, हर सैक के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद होती है। तो इन मेम्ब्रेनियस सैक्स के लिए एक और लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहते हैं सिस्टर्नी। और अगर हम यहाँ इस डायग्राम में देखें तो जो गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के फौरन बाद यहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं। यानी ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये न्यूक्लियस के नज़दीक नज़दीक वाक़या होती हैं। और ये होती किस में है? मतलब मौजूद किस में होती हैं? जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, जो फ्लूइड पार्ट होता है, उसमें मौजूद होती हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और न्यूक्लियस के करीब करीब लोकेटेड होती हैं। तो अगर हम एक और डायग्राम की मदद से देखें तो हमें गोल्जी अपरेटस इस तरह के सैक्स से नजर आते हैं। यानी ये क्या हैं? ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेनियस सैक्स हैं, छोटी छोटी थैलियों की तरह के स्ट्रक्चर हैं। और इस पूरे को क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। यानी इन मेम्ब्रेनियस सैक्स को क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। और इनके अंदर जो स्पेस होती है, जो खाली जगह होती है, उसको कहते हैं ल्यूमन। अब अगर हम बात करें कि गोल्जी अपरेटस का फंक्शन क्या होता है, तो मेन फंक्शन गोल्जी अपरेटस का क्या होता है? पैकेजिंग करना। और ये ज्यादातर पैकेज करते हैं और मॉडिफाई करते हैं किस चीज को? प्रोटीन्स को। और प्रोटीन्स के अलावा ये लिपिड्स को भी पैकेज करते हैं। यानी जब प्रोटीन्स और लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स गोल्जी अपरेटस में एंटर होते हैं तो ये उनको मॉडिफाई करके उनको फर्दर आगे ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और मॉडिफाई करके
तो ट्रांसपोर्ट करने से पहले उनको क्या करते हैं, उनको पैकेज कर देते हैं सेक्रेटरी वेजिकल्स की शक्ल में। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये क्या है, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स। तो ये कहाँ से आ रहे हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से आ रहे हैं। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो यहाँ से जो प्रोटीन्स और लिपिड्स वगैरह आ रहे हैं तो वो ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स की फॉर्म में कहाँ पे एंटर होंगे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज जो हैं उनको फर्दर मॉडिफाई करके, यानी उनको चेंज करके, उनको पैकेज करके ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स की शक्ल में बाहर की तरफ निकाल देगी। जैसे